नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल झारखंड अपडेट पे। जैसे कि हमने अभी स्टार्ट किया है जनजातियों के सामान्य परिचय के बारे में, तो उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे आज के सेशन में और जानेंगे उनके और कुछ जानकारियां। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी के बीच एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा एसटी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एमपी। क्या होगा? एमपी, मध्य प्रदेश। बोलेगा झारखंड का स्थान कितना है, तो छठा। मतलब कि सबसे ज्यादा आबादी जो जनजातीय आबादी है भारत में कौन से स्टेट का है, तो एमपी का है। और ये छठा किसका है, तो झारखंड का है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जनजातियों के जीवन शैली के बारे में, उसी तरह से आज के सेशन में हम लोग जनजातीय के बारे में कुछ संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानेंगे। जनजातियों के बारे में संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनके विकास के लिए, उन सभी चीजों को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जनजातियों की संवैधानिक स्थिति। दोस्तों, हमने पहले बताया था कि जनजातियों को, है ना, सामान्य लोगों से अलग माना गया है, इसीलिए इनके विषय में कुछ स्पेशल कानून है, उनके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जनजातियों का जो स्पेशल प्रावधान किए गए हैं वो किस भाग में किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के किस भाग में किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 16 में जो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक, है ना, आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक में क्या है, जनजातियों के बारे में स्पेशल प्रावधान किए गए हैं इनकी सुरक्षा को लेकर। दोस्तों इसमें एससी के बारे में भी प्रावधान है, लेकिन अभी हम लोग जनरली क्या देखेंगे, जनजातियों के बारे में। तो चलिए, जैसे कि भाग 16 में 330 से 342, इनके बारे में अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, तो अनुसूची जिसमें जनजातियों का उल्लेख है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 5वीं अनुसूची जो है जनजातियों से रिलेटेड है, अभी इनके बारे में जानेंगे, और 6वीं, है ना। तो 5वां अनुसूची और 6ठा अनुसूची। अगर भाग पूछेगा तो 16वां भाग, आर्टिकल पूछेगा तो 330 से 342 तक में। अब हम लोग 1 बाय 1 देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावे, है ना, हमारे मूल अधिकार में कुछ जनजातियों के बारे में स्पेशल प्रावधान है, उनको भी देखेंगे। जैसे आर्टिकल, पहले जानते हैं कि मूल अधिकार कितना है, तो मूल अधिकार जो है हमारा आर्टिकल कितना है, 12 से 35 तक, है ना। तो 12 से 35 तक में सबको हम लोग को अभी नहीं देखना है, जो जो हम लोग को जरूरत है जनजातीय दृष्टि से, उसको अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि आर्टिकल 15 का
4, आर्टिकल 16 का 4, आर्टिकल 19 का 5। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं 12 से 35 तक में क्या दिया गया है, हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन अनुच्छेदों में एसटी एससी के बारे में कुछ स्पेशल प्रावधान है जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छपने वाला है आपका पेपर में, तो याद रखिएगा ये सारे अनुच्छेद के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जेपीएससी से लेकर जेएसएससी में हर बार पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 330 से 342 तक के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि भाग 16 में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन भी पूछे थे कि जनजातियों का लोकसभा में, विधानसभा में आरक्षण जो दिया गया है वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यही क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है आज कि पहला है लोकसभा में एसटी एससी सीटों का उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण जो दिया गया है वो आर्टिकल कितना में है, तो आर्टिकल 330 में है ना। पहला क्वेश्चन हो गया, लोकसभा में एससी एसटी सीटों का उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण जो दिया गया है वो आर्टिकल 330 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहां एक चीज देखने वाली बात है कि भारत की लोकसभा में जो है एसटी का सीट कितना सीट आरक्षित है, तो 47 सीट। लोकसभा में कितना सीट एसटी के लिए आरक्षित है, तो लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, आरक्षित सीट है ना, कितना है, तो 47। लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट कितने हैं, तो 84। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग 330 से 342 सभी आर्टिकल को आज नहीं देखने वाले हैं। जो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं आर्टिकल के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं राज्य की विधानसभाओं में एसटी एससी के सीटों का आरक्षण का प्रावधान
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 332, 332 आर्टिकल 332। यहां एक क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि झारखंड में के कितने विधानसभा सीट एसटी के लिए तो कितने हैं? 28 बोला जाएगा। लोकसभा में झारखंड में कितने लोकसभा सीट हैं? तो 14 में से एसटी के लिए कितना है? रिजर्व लोकसभा में एसटी तो कितने हैं? 5। बोलेगा झारखंड से राज्यसभा में कितने हैं? तो राज्यसभा के लिए एसटी का 1 सीट है। ये जो है 14 में से कितना है? 14 में से 5 सीट आरक्षित है। किसके लिए? एसटी के लिए। जैसे कि झारखंड में लोकसभा सीट कितना है? 14 में 5 जो है वो सिर्फ जनजातियों के लिए आरक्षित है। उस पे सिर्फ जनजाति ही चुनाव लड़ सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो वो गठन आर्टिकल के किस अनुच्छेद में किया गया है, इसको देखेंगे। अनुसूचित जनजातीय आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गया है? तो कितना होगा? 338 का ए है ना। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 338 का ए। दोस्तों अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है ना, इसका गठन क्यों किया गया है? तो अनुसूचित जनजातियों के है ना बारे में ये सरकार को कुछ जरूरी सलाह देती है। ये जनजाति के बारे में अगर कोई तरह का कोई जनजातीय समूह वंचित हो रहा है किसी सरकारी सेवाओं से,
तो उसके लिए जनजातीय आयोग जो है ना, जनजातीय आयोग जो है वो सरकार को सलाह दे सकती है। अगर किसी तरह का जनजातीय मामला है तो जनजाति लोग अपना मुद्दा को लेकर जनजातीय आयोग जा सकते हैं, जहां उनको उनके हित के बारे में जरूरी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। जनजातीय आयोग जिस तरह से 338 के ए में उल्लेख है, उसी तरह से एक अनुसूचित जाति आयोग है जिसका उल्लेख 338 है ना, आर्टिकल 338 में किया गया है। लेकिन अभी हम लोग को मेनली जानना है कि अनुसूचित जनजातीय आयोग का गठन 338 के ए के अनुसार किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चलिए अब हम लोग आज संविधान के अन्य प्रावधान के बारे में जानेंगे जो जनजातियों से रिलेटेड है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में समानता की बात की गई है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता की बात की गई है ना। लेकिन कुछ जो है सभी नागरिकों के अलावा है ना, वो समान रूप से सभी नागरिकों पर सेम लागू होते हैं। लेकिन जनजातियों के बारे में बात किया जाएगा तो उनको कुछ छूट दी गई है, उनके बारे में उनकी सुरक्षा के लिए उनको कुछ छूट दी गई है। जैसे आर्टिकल 15 का 4 है ना। आर्टिकल 15 क्या है? तो आर्टिकल 15 है कि लोग, आर्टिकल 15 में हमारा दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15 के 4 में है ना, 15 के 4 में एक स्पेशल प्रावधान है ना कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में उसके कुछ विशेष प्रावधान है, उसमें भेदभाव सरकार कर सकती है। तो ये तो बोलेंगे आप कि ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है, लेकिन दोस्तों ये सकारात्मक क्या है? सकारात्मक भेदभाव इसको बोला जा सकता है। क्योंकि सकारात्मक भेदभाव सरकार इसलिए करती है ताकि जनजातीय लोगों को है ना, जो निचले दबे हुए स्थिति में है, उनको थोड़ा सामाजिक तरीके से उसको थोड़ा छूट दिया जाए, ताकि वो हम मतलब जनरल लोगों के क्या हो जाए, वो समान स्थिति में आ जाए। तो इसीलिए आर्टिकल 15 के 4 में है ना क्या दिया गया है? तो भेदभाव, इसमें क्या है 15 में? भेदभाव है ना, भेदभाव किसके आधार पर नहीं किया जाएगा? धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा, और निवास के आधार पर नहीं किया जाएगा। अब बोलिएगा सर, जैसे जनजातीय के बारे में कोई स्पेशल स्कूल सरकार बनाती है, अब बोलेंगे कि हमको भी वहां पढ़ना है, तो सरकार बोलेगी कि आप वहां नहीं पढ़ सकते हैं। तब आप बोलिएगा सर मेरे साथ आर्टिकल 15 का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं, आप गलत हैं। क्या बोलेगा? आप गलत हैं, क्योंकि इनके बारे में अपवाद माना गया है कि इनको एक स्पेशल स्कूल बना के दिया जा सकता है, और उसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग को ही वहां शिक्षा दी जा सकती है। आप बोलने जाएंगे कि हमको एडमिशन दीजिए, तो ये वैलिड नहीं है। तो आप इस स्थिति में अब बोलेंगे कि आर्टिकल 32 के तहत हम कहा चल जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो ये आप क्या करेंगे? ये वैलिड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा देगी, आपको कोई सुविधा नहीं देगी। चलिए अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एक
आर्टिकल 16 का 4, यहां क्या है आर्टिकल 16 का 4। जैसे कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 16 में दिया गया है कि सरकार जो है लोक नियोजन में, है ना, सभी को समान अवसर प्रदान करेगा। क्या करेगी सरकार, है ना, लोक नियोजन के मामले में, है ना, कोई नियुक्ति होती है तो सबको समान अवसर देता है कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या करेगी कि अनुसूचित जनजातियों के बारे में कुछ स्पेशल प्रावधान है ना, बोलेगा इनको, है ना, इसको कुछ आरक्षण दे देगा, है ना, आरक्षण दे देगा। आप बोलेंगे ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है, तो ये भी नाइंसाफी नहीं है। इसको इसलिए ये चीज दिया जाएगा, है ना, इसके साथ, क्योंकि, है ना, इनको क्या करना है, हम सभी नागरिकों के समान स्थिति में लाकर खड़ा करना है। इसीलिए क्या दिया गया है, इसको कुछ छूट दिया गया है। तो लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मामला अलग है। तो ये अपवाद है, थोड़ा सा क्या है, अपवाद है। इसको क्या बोला जा सकता है कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है, लेकिन दोस्तों ये एक क्या है, तो मतलब कि आवश्यक बुराई है ना, जो कि जरूरी है देना। अगर इसको थोड़ा सा हम अवसर दे देंगे ज्यादा, तो क्या होंगे, ये लोग भी, है ना, नीचे से उठकर थोड़ा लेवल में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं आर्टिकल 19 का 5। दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल 19 में क्या है, तो आर्टिकल 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। कितना है, 19 से 22 में, 19 से 22 तक में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग को यहाँ जानना है 19 का 5 में क्या प्रावधान है। जैसे कि, है ना, 19 का 5 में है, हम लोग यहाँ जानते हैं कि हम लोग भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, है ना, रोजगार कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र, कहीं भी हम कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे 19 का 5 हम लोग को कुछ स्पेशल जगह है, हम लोग को निवास करने से रोकता है। क्यों रोक सकता है सरकार, तो अगर राज्य सरकार को लग रहा है ना, कि कुछ अनुसूचित क्षेत्र घोषित है ना, अनुसूचित क्षेत्र घोषित है ना। अब अनुसूचित क्षेत्र घोषित है मतलब कि वहां के जनजातियों का क्या है, संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, और अगर दूसरे लोगों के यहाँ बस जाने से उसकी संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा, अगर उसकी संस्कृति को क्या पहुंचेगा, भाषा को नुकसान पहुंचेगा, तो क्या कर सकती है सरकार, ऐसे में हम लोग को उस क्षेत्र में निवास करने से क्या कर सकती है, निवास करने से प्रतिबंधित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। किस क्षेत्र में, तो अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित हुए हैं उस क्षेत्र में। तो चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखे थे, जब शुरू में हम बता रहे थे, तो 2 अनुसूची, अब ये 2 अनुसूची जनजातियों के बारे में क्या बताती हैं। तो पहला था 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, इसमें क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन
और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो अनुसूची 5 में क्या है? तो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख। उनका अपना एक प्रशासनिक व्यवस्था होता है, उनके बारे में अनुसूची 5 में दिया गया है। अनुसूची 6 क्या है? अनुसूची 6 छठवीं अनुसूची। तो AMTM इसका मतलब क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ATMM। याद रखने का ट्रिक है और कुछ नहीं। AMTM मतलब कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों की सामान्य परिचय, सामान्य प्रशासन के बारे में उल्लेख है ना। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, लेकिन छठवीं में सिर्फ क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सिर्फ 4 स्टेट के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या क्या जाने? आज हम लोग जाने कि भाग 16 है ना, आर्टिकल का भाग 16 किससे रिलेटेड है? अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। आपका आर्टिकल 330, आर्टिकल 320, 36, आर्टिकल 338 का आर्टिकल 342, ये सब किससे रिलेटेड है? तो ये अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड है। उसी तरह से 5वीं अनुसूची, उसी तरह से 6वीं अनुसूची, है ना। तो ये थे जनजातियों के बारे में कुछ संवैधानिक प्रावधान। चलिए आज की क्लास को हम लोग इससे थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि जो 32 अनुसूचित जनजातियां हैं वो हमारे झारखंड की किस तरह से, क्या उनका उपनाम है, 32 जनजातियों में कितने आदिम जनजातियां हैं, आदिम जनजातियों का मतलब क्या होता है। तो चलिए बने रहिए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड की 32 जनजातियां है ना। तो जनजाति कितना है टोटल झारखंड में? तो जनजाति है 32। आज हम लोग 32 में से 8 जनजाति है ना, जिनको क्या बोलते हैं? आदिम जनजाति। 32 में से 8 क्या है? आदिम जनजाति। आदिम जनजाति क्या है? तो आदिम जनजाति वैसी जनजातियां हैं जो सामान्य जनजातियों से और ये क्या है? पिछड़े हुए हैं, है ना। ये क्या है? आदिम जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं। पहले याद करने का आदिम जनजातियों का ट्रिक देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। आदिम जनजातियां कितने हैं? 8। जनजाति टोटल 32, उसमें से आदिम जनजातियां कितने हैं? 8, और सामान्य जनजातियां कितने हैं?
24। तो आज हम लोग आदिम जनजातियों के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे आदिम जनजातियां कौन कौन है, तो पहला है बिरहोर, है ना, कोरवा, कोरवा, असुर, असुर, परहिया। सीरियल से याद रखिएगा दोस्तों, याद रहेगा इस तरह से, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, है ना, बिरजिया, और आठवां क्या हो जाएगा, सबर। देखिए दोस्तों कैसे याद रखेंगे, तो पहला 3 बिरहोर, कोरवा, असुर, एक साथ याद रखिए, बिरहोर, कोरवा, असुर, बिरहोर, कोरवा, असुर, 3 हो गए। अब हम लोग 4 में देखेंगे कि कुछ समानताएं, लास्ट में क्या है, या, है ना। तो परहिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, है ना, 3 4 कितने हो गए, 7। पहला 3 बिरहोर, कोरवा, असुर, 3 हो गया, और दूसरे में 4 परहिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, और 8वां क्या हो गया आपका, सबर। 8वां क्या हो गया, सबर। अब हम लोग इनके बारे में कुछ सिर्फ हल्का फुल्का आज पढ़ेंगे, उसके बाद इनको 1 बाय 1 फिर ये 24 जनजातियां आगे की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि इसमें कुछ जो समानता है सिर्फ वो आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे ये जो 8 जनजातियां हैं, है ना, आदिम जनजातियां, इनका एक चीज सभी का समान है। तो 8 क्वेश्चन सोचिए कि आपका आज ऐसे ही खत्म होने वाला है। जैसे क्या है, तो ये जो सभी हैं, सभी एक ही प्रजातीय हैं। कौन प्रजातीय समूह से है ये, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से 8 हैं। बिरहोर भी बोलेगा तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। उसी तरह से कोरवा भी किससे है, असुर भी किससे है, माल परहिया भी, माल पहाड़िया भी, सौरिया पहाड़िया भी, बिरजिया भी, सबर भी, सभी किस प्रजातीय समूह में आते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह। आज के बाद कभी भी क्वेश्चन आएगा, एक बार में क्लिक कीजिएगा। अगर आदिम जनजाति से रिलेटेड होगा तो क्या करेंगे कि सभी आदिम जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह में आते हैं। दूसरा कॉमन चीज हम लोग देखेंगे यहाँ कि ये जो है क्या है, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, है ना। सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जो है दोस्तों, एक भाषा परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो कि दारविड भाषाई समूह से, और इनका भाषा है माल्तो। कौन कौन है, तो सौरिया पहाड़िया, और दूसरा कौन है, माल पहाड़िया। दोस्तों इसको मलेर भी कहते हैं। सौरिया पहाड़िया को क्या कहते हैं, मलेर भी कहते हैं। ये अपने आप को मलेर कहते हैं, है ना। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन बात है, पहला तो कि प्रजातीय दृष्टि से देखे थे हम लोग, वो तो सभी में 8 में कॉमन है। यहाँ क्या ये दोनों में कॉमन है कि ये दोनों द्रविड़ भाषाई समूह के
मालतो भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सा भाषा? मालतो भाषा, है ना, जो किसके अंदर आता है? द्रविड़ भाषाई समूह के अंतर जो भाषा है मालतो, तो मालतो भाषा का प्रयोग सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसके अलावे दोस्तों जो अधिकतर जनजातियां हैं वो क्या कौन से भाषा से संबंध रखते हैं, तो वो आप हमको कमेंट में बताइएगा। और जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ और बातें हैं, उसके बाद होमवर्क के रूप में आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जो परीक्षा के दृष्टि से डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे, तो याद रखिएगा हमारे इस बात को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इनके कुछ मुख्यतः ये पाए कहाँ जाते हैं, जैसे निवास स्थान इनका, है ना, तो बिरहोर सबसे ज्यादा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, ये सब में पाया जाता है कौन? बिरहोर। उसी तरह कोरवा का, तो कोरवा पलामू में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहाँ है इनका मुख्य निवास स्थान? तो पलामू। असुर का पूछेगा तो लातेहार। असुर कहाँ है? लातेहार। परहिया पूछेगा, सॉरी, हाँ, असुर लातेहार, परहिया पलामू। माल पहाड़िया तो संथाल परगना। दोस्तों क्लास में ही याद कर लीजिए, ऐसे पढ़िए, संथाल परगना। सौरिया पहाड़िया तो संथाल परगना। उसी तरह से बिरजिया तो लातेहार, लोहरदगा, ये किसका है? बिरजिया का। लातेहार, लोहरदगा और सिमडेगा, सिमडेगा। उसी तरह से सबर का पूछे तो सिंहभूम, सिंहभूम में ये ज्यादा पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग देखें सबका निवास स्थान। दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि आप कितना क्वेश्चन एक क्लास में आज जान गए होंगे, आपको याद तक हो गया होगा। चलिए देखते हैं। बिरहोर, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह इत्यादि में। कोरवा तो पलामू मुख्य निवास स्थल। असुर तो लातेहार। परहिया तो पलामू। माल पहाड़िया संथाल परगना। सौरिया पहाड़िया संथाल परगना। बिरजिया, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा। सबर, सिंहभूम। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि भारत में पेशा कानून, जो अगले क्लास में देखेंगे हम लोग, भारत में पेशा कानून कितने राज्यों में लागू है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, धूमकुड़िया क्या है? जनजातियों में जो धूमकुड़िया क्या है ना, क्या ये अखरा स्थल है? क्या ये सरना स्थल है? क्या ये शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान है?
या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।